हेलो एवरीवन। बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी बेसिक बातें जो है वहाँ पर सीखी थी कि हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है सिमिलैरिटी का, वर्टिकल सिमिलैरिटी का क्या मतलब है जो हमारी फर्स्ट पेज पे दी जाती है, डिफाइड का क्या मतलब है, मॉन्यूमेंटल शब्द का क्या मतलब है, गैलोपिंग का क्या है, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का क्या है, लैटिन भाषा ही क्यों इस्तेमाल करी जाती है, उसमें क्या हमें फ़ायदे हैं, टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, टेक्सा किसे कहते हैं, इस तरीके की सिस्टमैटिक्स में क्या अलग हो जाता है, ये सब आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल गया होगा। सेकंड लेक्चर में बेटा आज हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो कहते हैं ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी डिनोट्स रैंक, इस तरीके की बातें जहां बच्चे को दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उस तरीके के जो हमारी वर्डिंग्स है वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इस तरीके की वर्डिंग्स हैं उन पे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बेटा हमारे एस्पायर बैच में। तो आज हमारी सेकंड क्लास है बेटा बायो की, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस भी अभी जल्दी शुरू होंगी जो कि अभिमन्यु भैया ले रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी ऐप पर हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सेशन के दौरान हम नीट एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस, नीट पीवाईक्यूज, ये सब क्वेश्चंस हम डिस्कस करते ही हैं। सीपीटी मोड में आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो डायग्राम्स में आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि 20th सेंचुरी के डार्विन किसको कहा जाता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टॉपिक है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टेक्सोनॉमी क्या है, हमने कल सीखा था कि जब हम कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर एनिमल्स को डिफरेंट टेक्सास में क्लासिफाई करते हैं तो उस कहानी, उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बेटा हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे मैं ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स के बेसिस पर ही अपने आप को एनिमल किंगडम में भी रख सकता हूं, मैं अपने आप को क्लास मेमिलिया में भी रख सकता हूं, फाइलम कॉर्डेटा में भी रख सकता हूं। तो आज हम वो जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग लेवल्स क्या होने वाले हैं, उसकी क्या हायरार्की होती है कि मैं क्लास तो मेमिलिया में हूं बट फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया में हूं, इसी के इर्द गिर्द हमारी काफी सारी बात होगी। तो देखिए बेटा यहां पर क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स, इसलिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होंगे आप साथ लेके बैठ भी सकते हैं तो आपको पता चलेगा वहां लिखा गया होगा कि सिंगल स्टेप में नहीं होती है। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है क्या बेटा, एक रैंक या कैटेगरी को। रैंक या कैटेगरी मतलब क्लास एक अपने आप में रैंक है, फाइलम अपने आप में, किंगडम अपने आप में है। तो वो कह रहे हैं हर स्टेप जो होगा बेटे वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो जो भी उसमें से हर एक स्टेप या रैंक या कैटेगरी होगी, यानी कि फाइलम, क्लास, स्पीसीज, जीनस, वो सब के सब क्या है बेटा, दे आर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दे आर द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मैं किसी भी एक को ले लूं वो इसी का हिस्सा माना जाएगा, है ना। ये हमारी एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा जाता है। और फिर कहा जाता है, यही लाइन जो हम उठाते हैं इसी को कहते हैं कि ऑल कैटेगरीज एनसीईआरटी में लिखा जाता है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, सब कैटेगरीज एक साथ मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, बिल्कुल साफ साफ जो उन्होंने लिखी है। फिर एक और एनसीईआरटी में आपने एक लाइन पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जिसमें बहुत सारे बच्चे हमने देखा है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लाइन है बेटा, आप पढ़ भी रहे होगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है कि हर कैटेगरी, चाहे फाइलम हो, जीनस हो, क्लास हो, हर कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या लाइन लिखते हैं वो, ईच कैटेगरी referred to as unit of क्लासिफिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है कि हर कैटेगरी जो होगी बेटा वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो है, वो ओवरऑल हिस्से का पार्ट तो है ही। फिर साइड में एक और लाइन लिखते हैं, इनफैक्ट्स या इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स रैंक। ये बात भी ठीक है। रैंक मतलब जैसे पुलिस में होता है कि कोई सिपाही है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीसीपी, एसीपी, ऐसे ही रैंकिंग ही तो है, नीचे से ऊपर की स्पीसीज सबसे छोटा है और किंगडम सबसे बड़ा है। तो वो कहते हैं हर कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, वो एक रैंक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा फंस जाता है, कहते हैं एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज
and is commonly termed as taxon, सिंगुलर में, और प्लूरल में हम इसे कह देते हैं टैक्सा। तो ये शब्द कैसे कह रहा है? वो कह रहा है भैया सिंपल सी बात है कि जब कभी भी मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो टैक्सा किसी ना किसी कैटेगरी को तो ऑक्यूपाई करेगा ही ना। या जब कोई भी कैटेगरी ऑक्यूपाई हो जाती है हायरार्की में, जैसे क्लास एक कैटेगरी है, उसे इंसेक्टा वाले टैक्सा ने ऑक्यूपाई कर लिया, या एक बार क्लास मैमिलिया हो गया, जब वो दोनों साथ में आ गए तो दे बोथ बिलोंग टू सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो कोई अलग अलग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि इट इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई काम किया या नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया, प्राइम मिनिस्टर एक कैटेगरी है और नरेंद्र मोदी कोई लिविंग इंडिविजुअल है, यानी कि टैक्सा है। इस तरीके की अगर बात है तो दोनों सेम ही तो बात है, किसी ने भी कुछ भी किया हो। तो ये बात हमें यहां पर समझनी होती है कि जब कोई भी टैक्सा किसी लेवल ऑफ हायरार्की को, एक कैटेगरी को ऑक्यूपाई करता है तो वो दोनों सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने यहां पर ये लाइन लिखी है कि हर कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो रैंक डिसाइड करते हैं ऊपर या नीचे कहां पर आएंगे। हम कभी एनिमिलिया में आएंगे, कभी मैमिलिया में आएंगे, और कॉमनली उसे क्या कह देते हैं? हम टैक्सॉन कह देते हैं, क्योंकि फिर इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना संभव नहीं होता। वो दोनों सिंगल यूनिट की तरह ही काम करते हैं जब ऑक्यूपाई कर लेता है टैक्सा किसी कैटेगरी को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है बेटा, इसमें बहुत बार बच्चा जो होता है हमने देखा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे क्या कहता है देखो, टैक्सॉन रिप्रेजेंट से रैंक, इसीलिए तो कह रहा है। एक और एनसीईआरटी में 3-4 लाइन नीचे एक और लाइन लिखी होती है बेटा, ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये दोनों बेटा जब टैक्सॉन किसी पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी को ऑक्यूपाई कर लेता है तो जैसा मैंने समझाया वो सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ही रह जाती है। इसीलिए यहां पर लिख रहा है कि टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए रैंक और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए। These groups are distinct biological entities। जो टैक्सॉन होते हैं बेटा वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। भाई मैमल्स एक अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी है, कुछ कॉमन फीचर्स है, मेमोरी ग्लैंड्स या हेयर्स। इंसेक्टा एक अलग है, उनके पास लेग्स होंगी या वार्थ्रोपोडा ग्रुप के होंगे, कुछ इस तरीके की बातें, 3 पेयर लेग्स होंगी, इस तरीके की बातें वहां पर आएंगी। तो इसीलिए बेटा वो आपको यहां पर ये वाली लाइन लिख रहा है कि वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन सी बात हो रही हो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ही। हाँ है ना बेटा, है ना। तो इंसेक्टा भी यानी एक रैंक या कैटेगरी के साथ एसोसिएट होके उसी का हिस्सा बन जाता है। अब देखो एनसीईआरटी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आती है इसके बाद, जो हमें बहुत बार बेटे कंफ्यूज भी करती है। कौन सी लाइन आती है भाई? तो ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है हमारे पास जो हमें पता होता है, फिर हम यहां आ जाते हैं। तो अच्छा लाइन हम पीछे ही सीख लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप ध्यान दोगे, वो बोलता है, क्या कहता है बेटा वो? एनसीईआरटी अगर आपके सामने हो, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। क्या बोलता है बेटा? वो एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी में कि कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। एक तो ये लाइन लिखता है ना। और उसी लाइन से जस्ट पहले अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। एक और लाइन क्या लिखता है? ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। और फिर लिखता है कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। इस बात को कैसे समझा जाए? इस बात को ऐसे समझा जाए कि एक 3 पेयर लेग्स वाला एनिमल है, वो एक ग्रुप है, उन सब की एक कैटेगरी बन गई क्योंकि वो सब के सब क्या थे? 3 पेयर वाले थे। तो पहले ग्रुप ऑफ एनिमल था जिसने कैटेगरी को रिप्रेजेंट करा कि भाई इस ग्रुप में सारे के सारे लोग 3 पेयर वाले हैं। उस कैटेगरी ने, उस 3 पेयर की कैरेक्टरिस्टिक ने उसको कहां पर जगह दिलवाई? उसने उसको क्लास इंसेक्टा बना दिया उस ग्रुप को, यानी कि उसने उसको एक रैंक टेक्सोनोमिकल हायरार्की में दिला दी। राइट। अब देखो जैसे यहां पर बेटा ये एक रैंक है, ये एक रैंक है, रैंक है ये सारी की सारी, है ना। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब हमारी कैटेगरीज या रैंक्स है बेसिकली। और जो छोटे में लिखा हुआ है बेटा, जैसे एनिमेलिया, कॉर्डेटा, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, वरना मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं यहां पे थोड़ा ना,
एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, कार्निवोरस, कैनिडियाज, ये जो है कैट, डॉग्स, ये सब जितनी बातें हैं ये सब यहाँ पे टेक्सास हैं। लेकिन जैसे मैंने समझाया था कि कार्निवोरा ने एक ऑर्डर को ऑक्यूपाई कर लिया है ना, अब ये सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का हिस्सा बन जाते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट नहीं करा जाता है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई थी, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन, क्योंकि फिर हम इनको अलग अलग देखते नहीं है बेटा। और इस सीक्वेंस पे बहुत बार नीट यूजी में क्वेश्चन आया है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर बताइए जी, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी हम नीट का एक सवाल ये आया हुआ है, ये हम करेंगे। आपको अगर ये समझ आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हमें ये बात समझ में आ गई है। फिर इसीलिए एनसीईआरटी एक और लाइन लिखता है जो मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि ईच रैंक और टेक्सॉन, क्या लिखता है बेटा, ईच रैंक या टेक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो भी में समझ में आ ही रहा होगा, इस पूरी डिवीजन में ये एक है, ये एक है, ये सब अपनी अपनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की तरह काम कर रहे हैं। और ये जितने भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज हैं बेटा, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम हो, ये जितने भी लोग हैं बेटा, ये क्या हैं, ये सब के सब डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। ये कोई सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात यहां नहीं हो रही है। तो ये सबसे डिफिकल्ट पैराग्राफ रहता है जिसमें हमें दिक्कत होती है, एक टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में दिक्कत होती है कि ये जो हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं एनिमल्स को डिफरेंट टेक्सास में, कि मैंने ह्यूमन वाले ग्रुप को ही एक बार मैंने एक कैटेगरी में रख दिया, एक बार दूसरे ग्रुप में रख दिया, डिफरेंट जगह पे आ गया मैं, एक बार मैं मेमेलिया वाले टेक्सा में आ रहा हूं, एक बार मैं एनिमल वाले टेक्सा में आ रहा हूं, एक बार मैं कॉर्डेटा वाले में आ रहा हूं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसे ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखो जो सबसे छोटी जो सिचुएशन आती है बेटा हमारे लिए, जो सबसे यंगर हमारे इस सिस्टम का पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। क्या बोलते हैं, स्पीशीज। स्पीसीज लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होते हैं। इसमें एक स्पीसीज को दूसरे से डिस्टिंग्विश करा जा सकता है बहुत ही इजीली, है ना। ये बात भी हमें यहां पर पता है और बहुत अच्छे से हमें यहां पर समझ में भी आती है। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? है ना, जस्ट ए सेकेंड। तो ये आई होप आपको बेटा ये वाली बात यहां पे समझ में आ गई होगी। अब अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं यहां पर देखिए, तो हमें बताया जाता है बेटा कि स्पीसीज में लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ हायरार्की है ये, फिर बताया जाता है कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है और ये यहाँ पर बातें हैं। लेकिन हमने कल भी पढ़ा था कि हम स्पीसीज को अक्सर कंफ्यूज किससे करते हैं, तो हम स्पीसीज को कंफ्यूज करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट से। वो एक एड्रेसिंग सिस्टम है जिसमें जेनरिक नेम पहले और स्पीसीज नेम बाद में रखा जाता है। एपिथेट मतलब विशेषण या जिसमें विशेषता बताई जाए। यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है बेटा, यहाँ पर बायोलॉजिकल हायरार्की की बात है कि सबसे कॉमन ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीसीज कहते हैं। जैसे इन शब्दों में ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ये भी एपिथेट है, ये भी एपिथेट है, राइट। और ये क्या हेल्प करता है हमारी, जैसे पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस या पेंथेरा टिग्रिस, तो ये सेम जीनस में आने वाले जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करता है। कौन मदद करता है बेटा उनको डिफरेंशिएट करने में, ये जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं ये हमारी मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, सेम जीनस में आने वाली स्पीसीज को अलग अलग करने में ये हमारी मदद करते हैं, है ना। तो इसमें जेनरा कौन कौन से हैं भाई, ये जेनरा हैं, ये जेनेरा हैं, ये जेनेरा हैं, और एक जेनेरा में
एक से ज्यादा सिमिलर स्पीसीज हो सकती हैं। स्पीसीज को आपस में डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करते हैं स्पेसिफिक एपिट हेड्स। तो एक जीनस में यानी कि क्या हो सकता है, जैसे पेंथरा लियो बोला मैंने, फिर मैंने बोला पेंथरा पार्डस, तो यानी मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं, ईच जीनस कैन हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, यही तो बात मैं कह रहा हूं। तो ये लाइन हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी जाती है और हमसे उम्मीद करी जाती है बेटा कि हम इस लाइन को आराम से समझ पाए, राइट। अब इसमें हम अगर आगे देखते हैं तो और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम तो है ये, जैसे पेंथरा के मैंने 3-4 नाम बता दिए। ऐसी एनसीईआरटी में कहते हैं सोलेनम निग्रम, जिसे नॉर्मल भाषा में हम मैकॉय भी कह देते हैं, या सोलेनम मेलेनोगेना जिसे हम ब्रिंजल कह देते हैं। तो वही वो बताता है कि एक जेनरा में एक से ज्यादा स्पीसीज का होना बेटा कोई नई बात नहीं है, मेलेनोगेना भी लिखा जाता है। तो ये स्पीसीज की बात हो गई हमारे लिए। अगला ग्रुप आता है जीनस, जिसमें मैंने अभी बोला था बेटा, देखो जैसे डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि लियो, चेंज कर देते हैं कलर, पार्डस या टिग्रिस, पेंथरा सब में कॉमन है और इन सब में कुछ कुछ आपस में सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन पेंथरा लियो वर्सेस पेंथरा लियो में जितनी सिमिलैरिटीज थी उतनी सिमिलैरिटी पेंथरा लियो वर्सेस टिग्रिस वर्सेस पार्डस में शायद ना मिले। तो पहले से कम बट कंपैरेटिवली काफी सिमिलैरिटीज यहां भी पाई जाती हैं। जैसे सोलेनम में मैंने आपको बताया था ट्यूबरोसम, मेलेनोगेना, नाइग्रम मैंने पीछे लिख दिया था, ब्रिंजल। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होते हैं यहां पर, मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन होते हैं कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरास। आपस में तो ऑब्वियसली इस जेनरा के आपस में अगर 10 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, तो इसको मैं अगर सोलेनम के साथ कंपेयर करने लगूंगा तो ऑब्वियसली इन्हीं वाले एनिमल्स में, इस जेनरा में आपस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे रेदर देन दिस वन बेटा। एग्जाम्पल 1 सोलेनम, जिसमें उसने बोला 2 स्पीसीज होंगी, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 2 पेंथरा, जिसमें उसने बोला कितनी स्पीसीज होंगी बेटा, 3 स्पीसीज होंगी। यानी जेनरा जनरली क्या होता है बेटा, सिंपल भाषा में कहें तो एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनरा को एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि इट इज बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, है ना। और इसमें हमारी कोई, हमें डेफिनेशन में गलती भी नहीं लग रही होगी, हमें बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। और अलग अलग जीनस भी हो सकते हैं, जैसे एक जीनस पेंथरा है, सोलेनम है, ऐसी एनसीईआरटी में एक और जीनस लिखा जाता है जिसे वो बोलते हैं जीनस फेलिस। फेलिस का मतलब होता है बेटा कैट्स। फैमिली में आएंगे तो हम वर्ड इनके लिए फेलिडे यूज कर लेंगे यार, है ना। आगे देखिए, फैमिली, फैमिली का मतलब होता है रिलेटेड जेनरास विद फ्यू सिमिलैरिटी। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, पहले सिर्फ लॉयन था, फिर 3 एनिमल्स आए, इस बार हो सकता है उसमें कैट भी इंक्लूड हो जाए उन 3 के अलावा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे वो घटते हैं। इसमें कोई हमें सोचने वाली ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात होती है। फैमिली में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें क्या कैरेक्टर का ध्यान रखते हैं, हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का ध्यान रखते हैं, जिसके बेसिस पर हम बांटते हैं। जैसे सोलेनासियाए, सोलेना मतलब जनरल भाषा में कह देते हैं कि सन को थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, सन से इन्हें ज्यादा हेल्प मिलती होगी। इसमें देखो जीनस सोलेनम भी आ गया, जो पहले से था ही हमारे पास, जो पोटैटो ब्रिंजल वाला था। जीनस पेटूनिया भी आ गया, जो ओल्ड वर्ड फ्रेंच भाषा में टोबैको के लिए शब्द यूज होता था। और दतूरा भी आ गया, जो कि एक लेटिनाइज्ड वर्ड है हिंदी नेम का। दतूरा हिंदी में बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो एक फैमिली में 3 जेनरास आ गए, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ गए, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बेटा, ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही किंगडम देखो, तो फैमिली फेलिडे जो है बेटा, जैसे जीनस तो पेंथरा और फेलिस अलग थे, बट दोनों जीनस एक ही में आ गए, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, तो पहले से कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे। या फेलिडे जैसे कैट की फैमिली है, ये वाली फैमिली है जिसमें कैट और लॉयन आ रहे हैं, ऐसी कैनिडे किसकी है, डॉग की। अभी देखो ये दोनों फैमिलीज अलग अलग हैं, बट जैसे ही मैं ऑर्डर पे जाऊंगा बेटा, तो ये दोनों फैमिलीज हो सकता है एक ही ग्रुप में मुझे नजर
आ जाएं। देखो जैसे यही लिखा है उसने, सोलेनेसिया में क्या क्या होता है, फेलिडे में क्या क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो बहुत बार तो बच्चा कैनिडे और फेलिडे में ही कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान रखना है कैनिडे CANCAT कैट नहीं है, वो डॉग है, कुछ ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा बेटा। आगे देखते हैं, देखो ऑर्डर, ये इससे ऊपर की है बेटा। इसमें एग्रीगेट ऑफ करेक्टर के बेस पे देखते हैं, रेदर देन 1 2 3 4 ऐसा बहुत ज्यादा हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं बेटा, assemblage of families which exhibit a few similar characters, वो इसमें देखे जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि फेलिडे और कैनिडे फैमिली अलग अलग है, देखो, बट एक ऑर्डर में आ गए कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब जो फ्लैश खा लें। इस लेवल पे तो कॉमन कैरेक्टर है ही भाई, वैसे चाहे जौ खोलने में या दांतों में थोड़ा डिफरेंस हो, बट यहां पे तो ये सेम है ही। ऐसे ही बेटा सोलेनेसियाई सन लविंग और कॉन्वोलेसियाई, कॉन्वोलेसियाई मतलब एक वर्ड होता है कॉन्वोलरे, जिसका मतलब दूसरी भाषा में विंडिंग प्लांट्स भी हम कहते हैं, कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अराउंड घूम घूम के अपने आप को इवॉल्व या ऊपर की तरफ लेकर जाता है, उसे वाइंडिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ये दोनों के दोनों कौन से ऑर्डर में आते हैं, पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स मतलब क्रीपिंग प्लांट्स, जो जमीन से या ज्यादा उठ के ना टिक के चलते हैं, जैसे रेप्टिलियाज में क्रीपिंग वर्ड आता है, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी होता है। तो हमें दिख रहा है जैसे जैसे हम हायरार्की में, रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं बेटा, हर जगह हायरार्की होती है, स्कूल में भी होता है, टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, ऐसी हायरार्की आप समझिए। तो हमारे पास चीजें कम हो रही हैं, जैसे ऑर्डर पोलीमोनियल्स है ना, तो क्रीपिंग प्लांट जिसका मैंने मतलब आपको बता दिया। तो इसमें कॉन्वोलेसियाई है और सोलेनेसियाई है, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है भाई, कौन से फ्लोरल कैरेक्टर्स, अगर बच्चा पूछ ले टीचर से तो हमें क्या पता होना चाहिए, कितना बताना चाहिए बच्चे को, तो आपको पता होना चाहिए बेटा फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब जैसे इनके पास सुपीरियर ओवेरी होती है, इनमें एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, इनमें पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी 5 सेपल पेटल, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं बेटे, उसके बेस पर ही हम इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। तो ये बात भी हमें यहां पर पता होनी चाहिए, हमारे लिए कोई बहुत कंफ्यूजन वाली बात ये नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर कार्निवोरा मैंने आपको बता ही दिया, तो देखो ये भी मेरे हिसाब से हम 1 मिनट स्लाइड पर दे सकते हैं, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, हमसे पूछा जाता है बहुत बार। फिर आती है क्लास, जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैमेलिया, प्राइमाटा और कार्निवोरा ऑर्डर तो अलग अलग हैं लेकिन एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया। कार्निवोरा मतलब फर्स्ट फ्लैश ईटर्स, प्राइमाटा का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, जो अपने आप को पहला मानते हैं, जैसे हम मेन है तो हम अपने लिए ही वर्ड इसको यूज कर लेते हैं काइंड ऑफ। मैमिलिया इंक्लूड्स ऑर्डर प्राइमाटा एंड कार्निवोरा, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी जाती है कि इसके अलावा भी और ऑर्डर्स हैं, तो कौन से हैं अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको बताना है बेटा, इसके अलावा रोडेंशिया रैट वाला, बैट वाला काइरोटेरा, या मोनोट्रेमेटा, या मार्सुपिलिया, इस तरीके के काफी सारे हो सकते हैं इसी में ऑर्डर्स। जब भी एनसीईआरटी में कोई लाइन छोड़ दी जाती है तो उसका मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए। एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ना कई बार बच्चे को लगता है कि इसे रट्टा मार लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको मेन बात पर ध्यान देना होगा। फिर फाइलम आ गया भाई, इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रिंग, जिसके पास स्ट्रिंग हो या कॉर्ड हो उसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। प्लांट्स के अंदर फाइलम की जगह जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। और कॉर्डेटा में कौन कौन आता है तो हमें पता है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, एनिमल किंगडम जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब किसमें। आप तो नई 9th में दोबारा से शायद उन्होंने बायोडाइवर्सिटी डाल भी दिया है। तो कॉर्डेटाज में क्या होता है भाई, तो एक तो बोलते हैं विद नोटोकॉर्ड। एनसीईआरटी में एक और वर्ड यूज करते हैं कि होलो न्यूरल सिस्टम, होलो न्यूरल सिस्टम, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो भी कैसा, डॉर्सल। कैसा होता है बेटा, डॉर्सल।
डॉर्सल मतलब बैक साइड पे भाई, जैसे कॉकरोच में हम बोलते हैं वेंट्रल साइड पे नर्व, वैसे हमारे में बैक साइड पे, सॉलिड नहीं है, अंदर से थोड़ा खाली जगह है जहां स्पाइनल कॉर्ड वगैरह या नर्व्स वगैरह आराम से मूव कर रही होंगी। प्लांट्स के अंदर इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिवीजन कहते हैं। सेम चीज के लिए वर्ड यूज होता है। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है भाई, देखो, जिसमें कि सारे के सारे ही क्या आ गए, एनिमल्स आ गए, चाहे वो वेल थी, बर्ड था, लॉयन था, एक्वाटिक था, कुछ भी था, ऐसे प्लांट्स में सारे क्या आ गए, प्लांट्स आ गए। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में नंबर बढ़ रहा है ऑर्गेनिजम्स का रैंकिंग के हिसाब से, और कॉमन कैरेक्टर्स जो है बेटा वो घट रहे हैं। तो जब हम इस असेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं, तो जो हमने थोड़ी देर पहले स्लाइड देखी थी उसमें कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हो रहा है जब हम ऐसे जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब हम ऐसे जाते हैं नीचे से ऊपर इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि आपसे पूछा होगा उन्होंने। फिर कुछ एनसीईआरटी में ये दिया है, इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था, तो ये हमें बेटा थोड़ा ठीक से पता भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो यानी जितना जितना लोअर टेक्सा नीचे होगा उतने ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएंगे। मैन, होमोसैपियंस, तो देखो होमो तो मैन हो गया, मस्का हो गया, मैग्नीफेरा हो गया, वीट हो गया। अब इसके बाद इसके मीनिंग्स अगर हम देखते हैं बेटा, तो सैपियंस का मतलब होता है जो थोड़ा समझदार होता है, डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक है, इंडिया का मतलब इंडिया है, एस्टिवम का मतलब होता है समर से रिलेट करता हुआ, रिलेटेड टू समर, पता ही हमें उस टाइम कटता है ये। होमिनिडे मतलब सेम ह्यूमंस, मस्किडे मतलब होता है फ्लाई, एना का मतलब होता है अपवर्ड, और कार्डिसियाई का कार्ड का मतलब हमें पता है हर्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो फ्रूट की सीड होती है वो जो स्टॉक पे रेंज होती है उसकी शेप ऐसे लगता है कि अपवर्ड हर्ट जैसी है, कैशू वगैरह, उसमें हम एनाकार्डिसियाई शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, अपवर्ड हर्ट। अगर यहां आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए, एना का मतलब अपवर्ड, कार्डिसियाई का मतलब हर्ट। अब जैसे पोएसियाई वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर्डर या ग्रास, फॉर्डर या ग्रास। क्लास मेमिलिया मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे बेटा। इंसेक्टा मतलब जिसके पास मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 3 पेयर लेग्स होंगे। डाइकोटिलिडन या मोनोकोटिलिडन, तो कोटिलिडन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक लीफ। कॉर्डेटा मैंने बताया था बियरिंग स्ट्रिंग। आर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंटेड लेग्स होता है। एंजियोस्पर्मे, एंजियो का मतलब होता है वेसल बेसिकली या न्यू, और स्पर्मे का मतलब सीड, या इसमें बेसिकली फ्लावरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट तो होगा बट विद इन सीड कन्वर्ट ऐसा देखा जाएगा। अब क्वेश्चन जो आया था वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जनरली होता है कि मस्किडे एक फैमिली है, एनाकार्डिसियाई एक फैमिली है, पोएसियाई एक फैमिली। तो फैमिलीज में क्या लगा हुआ है पीछे, ए। क्लास में मेमिलिया इंसेक्टा ऐसे लिखा हुआ है, फाइलम में ऐसे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पर बेटा बायोलॉजिकल नेम है, फैमिली होता है, क्लास है, बट क्लास से पहले एक और वर्ड मेंशन्ड होता है, ऑर्डर। तो वो आपका होमवर्क आप पढ़िएगा कि ये प्राइमाटा होंगे। हाउस फ्लाई वाले जो हैं वो ऑर्डर में अगर हम आएंगे तो डायपेटेरा होंगे। डायपेटेरा का मतलब होता है जो फ्लाई कर पाते हैं, है ना। फिर कहीं पर आपको स्पिंडेल्स शब्द दिया जाएगा, कहीं पर पोइल्स दिया जाएगा। जैसे मैंगो के ऑर्डर में आपके लिए वर्ड लिखा होगा स्पिंडेल्स, यानी इनमें सेपोनिन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से सोप इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करे जाते हैं। इस तरीके की चीजें वहां आपको मिलेंगी या आपसे एक्सपेक्ट करी जाएंगी कि आप उसे वहां पर बता दें। तो स्पिंडेल्स हो गया या फिर पोएल्स हो गया, ये जो शब्द होंगे बेटा हमारे लिए, प्राइमेटा हो गया या डायटेरा हो गया, ये ऑर्डर का हिस्सा होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अब देखिए आगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो हमने कल भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे। 6 क्वेश्चन शुरू किया, 5 क्वेश्चन पिछले वाले हिस्से के हिसाब से थे, अगले वाले हिस्से के हिसाब से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर 4 ऑप्शंस मुझे दोगे तो मैं बिल्कुल बता दूंगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखो, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ठीक लग रहा है।
स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम ठीक लग रहा है, लेकिन जीनस के बाद स्पीसीज ये गलत लग रहा है, अभी हमने पढ़ाई है। तो इसमें ए और सी जो है बेटा ठीक है, ये एनसीईआरटी के बेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं सुपर जीनियस, फादर ऑफ चिंटू, इस तरीके का निमोनिक भी याद रख सकते हैं। फिर है मीनिंग ऑफ स्पीसीज बताइए। तो भाई वही देखो, जो क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीसीज कहते हैं। हायर प्लांट्स और एनिमल को बैक्टीरिया से कंपेयर किया जाए तो प्लांट और एनिमल में तो यही रहता है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेटा हम बोलते हैं, जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे नहीं बोलते, उसमें वहां पर फाइलोजेनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है, यानी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखा जाता है। इनको हम क्लासिफाई करते हैं डीएनए होमोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि डीएनए की जो कंपैरिजन है वो 97% तक सेम है या नहीं है। सिर्फ इंटरब्रीड या इस तरीके की चीजें वहां नहीं देखते, क्योंकि वो इंटरब्रीड करेंगे ही नहीं, वो एसेक्सुअल करते हैं बहुत बार, तो फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट वहां लागू नहीं होता है। फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस हम कर सकते हैं, हमने पढ़ा है बेटा कि फाइलम का मतलब होता है रिलेटेड क्लासेस में आ जाना, क्लास का मतलब होता है रिलेटेड ऑर्डर्स का आ जाना, ऑर्डर का मतलब होता है रिलेटेड फैमिलीज का आ जाना, फैमिली का मतलब होता है रिलेटेड जीनस का आ जाना, जीनस का मतलब होता है रिलेटेड स्पीसीज का आ जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जो हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं। सुटेबल एग्जाम्पल इलस्ट्रेट कीजिए टेक्सोनॉमी लेयर के प्लांट और एनिमल। तो जो हमने दो पढ़े थे हम वो भी लिख सकते थे वैसे तो, जो अभी हमने पढ़ा है मान लो कि ह्यूमंस के लिए पढ़ा है या प्लांट में वीट के लिए पढ़ा है, और अगर आप एग्जांपल्स देना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। पोटैटो के लिए कि किंगडम प्लांटाए है, एंजियोस्पर्म है, डाइकोटिलिडने है, ऑर्डर ये है, फैमिली ये है, जीनस ये है और ये है। ऐसी लॉयन के लिए भी आप लिख सकते हैं यहां पर आराम से, या आप देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता भी सकते हैं। और अगर आपको आंसर्स चाहिए हो तो भी आप हमें नंबर जो हमारा मैं लास्ट में बताऊंगा वह मैसेज कर सकते हैं, आप पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बेटा। फिर क्वेश्चंस देखिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि जब स्पीसीज से किंगडम जाते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बेटा ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एमसीक्यू का आंसर भी आपको देखते ही पता हो, आपको वहां पर जाकर बहुत ज्यादा ऑप्शन ढूंढने की ना जरूरत पड़े, बस ऑप्शन देखे जाए, आंसर हमें पता हो। सफिक्स कौन सा यूज होता है प्लांट्स में, टू इन प्लांट्स इंडिकेट्स टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली में भी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेटा कि हम ACE वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे कि एनाकार्डिसियाई। जीनस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ये सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। फाइलम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है बेटा। आप सवाल पढ़ लेना, बहुत ज्यादा टाइम सवाल में लगाना नहीं है। प्रैक्टिस ही ऐसी होनी चाहिए कि हम क्विकली आंसर कर पाएं, ताकि हम एग्जाम में जाकर भी फटाफट आंसर बता पाएं वहां पर, और आप भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको मैच करना है भाई, तो देखो फैमिली कौन सी होगी, अगर मैं अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी सोलेनासियाई, है ना। किंगडम कौन सा होगा, प्लांटाए। जीनस कौन सा होगा, जेनरिक नेम सोलेनम। स्पीसीज कौन सी होगी, ट्यूबरोसम। तो ऑर्डर बच गया पॉलिनोमियल्स। ऑर्डर कौन बच गया बेटा, पॉलिनोमियल, जिसमें कॉन्वोलुसिया और सोलेनेसिया फैमिली आई थी। तो ये आंसर हम कर सकते हैं। अब नीट के क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं बेटा, ये आपको ऐप पे मिलेंगे, आपको खुद से करने होंगे। अब मैं नीट के कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं आपको। ये अलग से पूरे असर्शन, रीजन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था अरेंज करो, तो हालांकि यहां पे डिसेंडिंग वर्ड होता तो अच्छा रहता, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहां पर ये होता तो ज्यादा बेटर होता। बट आंसर में दिख रहा है कि यहां स्पीसीज से तो शुरू ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वही पूछ रहा है हमसे। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फिर पूछ रहा है मस्किडे कहां पे बिलोंग करती है, तो हाउस फ्लाई, अभी हमने पढ़ा था बेटा। फिर पूछ रहा है साइंटिफिक नेम, हमने कल भी करा था ये क्वेश्चन, मैग्निफेरा इंडिका लिन, नाइस में लिन। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, वही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। तो एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सिलेबस के बाहर के हैं, मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो सिलेबस में है बस। ये अभी का क्वेश्चन आया था बेटा कि कौन किसके साथ कैसे मैच करता है, जीनस, क्लास, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। सेम ही क्वेश्चन है कि पहले स्पीसीज रखोगे यानी कि जी, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए भाई। स्पीसीज के बाद रखोगे जीनस यानी कि ए, देखो सेकंड आंसर हो गया यहीं पर, बाकी कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं।
फिर ये मैच करना था आपको। देखो तो फैमिली कौन सी होती है, अभी आपने बताया था भाई फैमिली होती है एनाकार्डिसियाई। ए वाला जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था उससे पकड़ लेते हैं हम सवाल। तो यहां पर हो गया A3। B5 जीनस इज मैंगिफेरा, बिल्कुल ठीक बात है। C2 क्लास इज डाइकोटिलिडने, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन करा है कि डाइकोटिलिडने जो होती है बेटा वो क्लास होती है, या मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक लीफ। D4 फाइलम इज एंजियोस्पर्मी एंड E इज वन ऑर्डर इज स्पिंडेल्स, सोप बनाने वाली जो बात हमारी हुई थी। तो बेटा ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हो गया है। मैंने जो सीरियसली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी उसे समझाने की आपको कोशिश करी है, और आपका फ्यूचर आपके पास है। आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल मतलब आप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, या ऐप डाउनलोड करके हमें मैसेज कर सकते हैं, या मेल पे कर सकते हैं। हमें बता दीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ताकि हम आपको वक्त पर्सनल मेंटरशिप जो हमने ओरिएंटेशन वाले प्रोग्राम वीडियो में बताया था वो दे सकें। उसके अलावा थैंक यू बेटा। कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, और हैव ए गुड डे अहेड। कोशिश रहेगी कि लगातार लेक्चर्स आपको मिलते रहें। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हो सकता है जल्दी से जल्दी आपके लिए शुरुआत कर दें, उसमें भी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट्स थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को लगता है ऐसा, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं। तो वो कह रहे हैं हम अपनी अपनी अभी कुछ कुछ नई नई चीज़ें कुछ बढ़िया बच्चों के लिए लाना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा उसका इंतज़ार कीजिएगा। हैव ए गुड डे, और एकदम शांत रहेगा बेटा। हमारे हाथ में हमारी कोशिश करना है, वही हमें ईमानदारी से करनी है। कोई भी और डाउट हो, कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, टाइम टेबल ना बन रहा हो, तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आई थिंक हमने यहाँ पर बेटा दिया होगा, व्हाट्सएप करिएगा, कोशिश करिएगा, उसे हम आपके बेटर हेल्प कर पाएंगे। और ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगी। हैव ए ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।